आयुर्वेद की जानकारियों को जानने की श्रृंखला में हम आ पहुंचे हैं सप्त धातुओं के बारे में। आज हम सप्त धातुओं के बारे में जानेंगे। सप्त धातुओं के बारे में बेसिक वीडियो होगा। सप्त धातु क्या होती है, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है। जो हम भोजन करते हैं उससे ही सप्त धातुओं का निर्माण होता है। एक एक करके ये धातुएं बनती हैं, एक के बाद एक, और अंतिम धातु बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो शुरू की धातु एक दूसरे धातु का पोषण करती हुई चली जाती है और अंत धातु तक पोषण पहुंचता है। तो इस प्रकार से सप्त धातुओं का निर्माण होता है। इस वीडियो में हम इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि सप्त धातु होती कौन कौन सी है और कैसे कैसे इनका निर्माण होता है। और आगे की वीडियोज में हम एक एक धातु के ऊपर बात करेंगे, यानी कि एक एक धातु किस प्रकार से कार्य करती है, क्या उसका महत्व होता है। तो सप्त धातुएं हमारे शरीर को धारण करके रखती हैं, यानी पूरे शरीर का धारण तथा संचालन इनके ही अधीन होता है। तो आइए सप्त धातुओं के बारे में जानते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। देखिए, जो हम भोजन करते हैं तो भोजन पेट में जाने के बाद जो पचता है तो उसके दो भाग में डिवाइड हो जाता है। दो भाग में डिवाइड कौन कौन से भाग में, एक तो मल भाग और एक सार भाग। तो जो ये सार भाग है ना, यही धातुओं का निर्माण करता है एक एक करके, और जो मल भाग है वो शरीर से बाहर निकल जाता है आपके स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, स्वेट यानी पसीने के माध्यम से। तो ये तीन तरह के जो मल होते हैं ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि धारण तो ये मल भी करते हैं शरीर को और धातुएं भी करती है, लेकिन धातुएं सिर्फ धारण नहीं करती, वो इसका पोषण भी करती हैं। मल पोषण नहीं करते शरीर का, तो इसीलिए धातुओं को धारण करने योग्य बताया गया है। तो वो शरीर को धारण भी करती हैं, शरीर का संचालन भी करती हैं, एक एक चीज को पोषित भी करती हैं। तो इसलिए इन्हें धातु नाम दिया। धातु यानी शरीर को धारण करने वाला। तो जो हमने खाना खाया उससे जो मल भाग बना और एक सार भाग, तो इस सार भाग से ही धातुओं का निर्माण होता है। धातु कौन कौन सी होती हैं? धातु 7 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो चीज बनती है वो होती है रस। रस के बाद रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में जो बनता है वो होता है शुक्र, यानी कि स्पर्म या सीमन जो भी कह लें। तो इस तरह से इन 7 धातुओं का एक एक करके निर्माण होता है। जो हमारा शरीर है इन धातुओं पर ही टिका है। ये धातु ना हो तो फिर शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो सभी धातुएं सिर्फ शरीर को धारण ही नहीं करती हैं, वह अपने गुण और कर्मों से इसका पोषण भी करती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसका पोषण भी करती हैं, इसे न्यूट्रिएंट्स प्रदान भी करती हैं, इसको संचालित, इसको चलाती हैं। अगर धातुएं ना हो तो शरीर का पोषण नहीं हो पाएगा। आप खुद इमेजिन करके देखिए, शरीर में कोई रक्त ना हो यानी कि ब्लड ना हो तो क्या होगा, या मान लीजिए हड्डी अस्थियां ना हो तो क्या होगा, सिर्फ एक ना हो कोई इनमें से तो क्या होगा, तो बाकी सभी ना हो तो बात ही अलग है। तो इस तरह से बिना धातुओं के शरीर का संचालन और पोषण होना बिल्कुल भी नामुमकिन है। साथ ही साथ ये शरीर को स्थिरता प्रदान करती हैं, दृढ़ता प्रदान करती हैं, एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। जिस प्रकार से आपने आरसीसी का जो ढांचा देखा होगा, यानी कि कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर स्टील होता है, लेकिन सिर्फ स्टील से फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। स्टील के ऊपर कंक्रीट की जब परत चढ़ती है तो फिर वो एक स्टेबल चीज बनती है। ठीक इसी प्रकार से शरीर में सभी अलग अलग जो धातुएं हैं, अस्थि है, मांस है, वो सब मिलके एक इसको स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं, ये अच्छे से मूव कर सके, एक स्टेबल कंडीशन में रह सके। तो धातुओं का ये भी कार्य होता है। ये जो धातुएं हैं इनके अंदर कई बार दोष इत्यादि या मल इत्यादि बढ़ जाते हैं तो इन्हें दूषित कर देते हैं। जैसे कि रक्त के अंदर पित्त इत्यादि ज़्यादा बढ़ जाए, पित्त की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो रक्त दूषित हो जाता है। तो इसलिए इन धातुओं को दुष्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोषों द्वारा दूषित कर दी जाती हैं। तो जो सबसे पहली धातु होती है रस धातु। रस धातु का निर्माण भोजन करने के बाद जो सार भाग बना उससे होता है। फिर वही धातु सब धातुओं का पोषण करती है। तो सार भाग से जब रस बना, रस का अर्थात हुआ प्लाज्मा, जो कि हमारे ब्लड के अंदर तरल भाग होता है, उसे ही प्लाज्मा कहा जाता है। तो रस धातु का अर्थात प्लाज्मा, जो कि संपूर्ण शरीर में पोषण देती है। तो प्लाज्मा होता है रस धातु। फिर उसके बाद बनता है रक्त। रक्त कैसे बनता है? रक्त धातु अग्नि का रस धातु पर जब कार्य होता है तो रक्त बनता है। यानी कि हर एक धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है, वो अग्नि उससे पिछली धातु पर कार्य करती है, तो फिर उसके बाद उससे पाचन होकर रक्त बनता है। फिर मांस धातु अग्नि का कार्य जब रक्त धातु पर होता है तो फिर मांस बनता है। मांस के बाद फिर ऐसे ही अगली मेद, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी का जो कार्य उसकी पिछली धातु के ऊपर होता है, यानी कि उस धातु अग्नि का कार्य उसकी पिछली धातु पर होता है, तो अगली धातु का निर्माण होता है। उसका जो सार भाग बनता है वो अगली धातु होती है। इस तरह से ये 7 धातुएं बनती है। जो रस धातु होती है इसके अंदर कफ की अधिकता होती है। ऐसे ही जो रक्त धातु है उसके अंदर पित्त की अधिकता, यानी कि रक्त धातु का मल है पित्त कहा जाता है। और रक्त धातु बताया जाता है कि सभी धातुओं का पोषण करती है। इसीलिए
आयुर्वेद ऐसा कहता है या महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि रक्त धातु का कुछ भी करके जी जान से उसको बचाना चाहिए, क्योंकि रक्त का अर्थात ही प्राण है। यानी कि आपके शरीर में रक्त नहीं तो आपके समझ लीजिए प्राण नहीं रहेंगे। तो इसलिए रक्त धातु को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें रक्त धातु का पोषण बहुत अच्छे से करना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके। फिर उसके बाद जो मांस धातु है उसके अंदर पृथ्वी तथा जल महाभूत की अधिकता होती है और इसके शरीर के लेपन का कार्य करते हैं, यानी शरीर को ढकने का काम करती है। और यह शरीर का 41% मानी जाती है, यानी कि पूरे शरीर में जो 100 में से 41% सिर्फ मांस धातु होती है। फिर उसके बाद आता है मेद, यानी कि फैट आपके शरीर की सुरक्षा करने का काम करते हैं, एक तरह से कहीं बैलेंस करने का काम करती है। आपने देखा होगा पेट के आसपास ये ज़्यादा होता है, क्योंकि पेट के अंदर काफ़ी मुलायम अंग होते हैं, काफ़ी नरम अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये बनी होती है। फिर उसके बाद अस्थि धातु शरीर का आधार होता है, यानी कि शरीर की संरचना जब बनती है तो सबसे पहले अस्थि के ऊपर ही वो टिकी होती है, तो शरीर को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है। फिर उसके बाद आती है मज्जा धातु जो शरीर का नर्वस सिस्टम आपको जो सारा दिख रहा है वो मज्जा धातु को ही दर्शाता है। ये शरीर को नरिशमेंट प्रदान करती है। फिर उसके बाद आता है शुक्र यानी कि स्पर्म या सीमन, जो कि आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जिस प्रकार से दूध के अंदर घी छुपा होता है और वो मथने के बाद आपको निकलता है, यानी कि उसको दही जमा के जब मथेंगे तब जाके वो निकलता है, वैसे दूध में आपको घी नहीं दिखता। ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण शरीर में शुक्र धातु व्याप्त होती है और इसका जो कार्य होता है संपूर्ण शरीर का पोषण करना। यदि शुक्र आपके शरीर में घट जाए तो आपकी मृत्यु हो जाती है, यानी कम हो जाए तो भी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए शुक्र धातु जिस प्रकार से दूध में घी छिपा होता है वैसे संपूर्ण शरीर में छिपी होती है और इसका जो काम होता है संतान उत्पत्ति इत्यादि करना, हर्ष उत्साह ये सब चीज़ें देना, तो ये शुक्र धातु का कार्य। तो इस प्रकार से सप्त धातुओं को हमने थोड़ा थोड़ा जाना। आगे हम एक एक करके डिटेल में इसको जानेंगे कि विशेषकर रक्त धातु होती क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या इसके विभाग होते हैं और कैसे इसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, इसके बढ़ जाने से क्या दोष होते हैं, इसके घट जाने से क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो इस तरह की सभी जानकारियाँ, तो आगे मिलते हैं इन सभी जानकारियों के साथ। इस तरह की जानकारियों को देखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।